बचपन में आते हैं ट्यूबलेस हमारे अंदर हो सकती है, सिर्फ बाद में वो लगता है वो ज़्यादा नहीं। चलो शुरू करें तो यस सर। तो ठीक है, तो क्या ज्योमेट्री का टॉपिक हम लोग चल रहा था, ज्योमेट्री के टॉपिक में हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ सेंटर। ओके, तो त्रिभुज के सेंटर पढ़ रहे थे पिछले 4 दिन से। एक दिन का एक सेंटर हो रहा है अपना, धीरे धीरे चल रहे हैं तो टाइप्स ऑफ सेंटर में पढ़ रहे हैं। टोटल 5 सेंटर है जिसमें से 4 पढ़ चुके हैं। 4 कौन से पढ़ लिए हमने? केंद्र, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र और लंबकेंद्र। बातें सारी याद है? जैसे एक तो 3 बातें दी याद रखनी है। कौन सी वाली बात है? अगर O त्रिभुज ABC का अंतःकेंद्र है, अगर O त्रिभुज ABC का अंतःकेंद्र है तो कौन BOC, AOC, AOB नंबर प्लस से होगा। अगर O त्रिभुज ABC का परिकेंद्र है तो कौन BOC, AOC, AOB से होगा। अगर O त्रिभुज ABC का लंब केंद्र है तो फिर कौन BOC, AOC, AOB का मान 180 डिग्री माइनस 30 करना है। 180 डिग्री माइनस 30 करना है। या तो 30 से कौन का डबल होगा या 30 से कौन का आधा डबल जोड़ेंगे या फिर 30 से कौन का 180 से सिमिलर सी बात है। चलो टाइप नंबर 5 पे आ जाते हैं। तो मतलब सेंटर का 5वां और लास्ट टाइप है जिसको हम बोल सकते हैं बाह्य केंद्र होता है। एक्स सेंटर बाह्य केंद्र है त्रिभुज के बाहरी बनता है। तो त्रिभुज के बाहर एक सेंटर बनता है उसको बाह्य केंद्र बोलते हैं, एक्स सेंटर। अब ये कैसे बनता है इसका कंडीशन होता है। त्रिभुज के एक अंतःकोण का एक अंतःकोण का समद्विभाजक तथा 2 बाह्य कोणों के समद्विभाजकों का प्रतिशत बिंदु जो होता है उसको बाह्य केंद्र बोलते हैं। मतलब पूरे ट्रायंगल में एक तो अंतःकोण का समद्विभाजक और बाकी जो 2 अन्य कोण बचे होंगे बाकी कोण के बाह्य कोण के समद्विभाजक का प्रतिशत बिंदु होता है बाह्य केंद्र। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे डायग्राम जैसे आप एक बार इस वाले डायग्राम में देखिए, जैसे यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा कि भाई ABC के त्रिभुज है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो A है ना, A इस त्रिभुज के अंतःकोण A का समद्विभाजक है। ठीक है, तो ये A तो हो गया अंतःकोण A का समद्विभाजक और ये BE जो है वो बाह्य कोण B और CE बाह्य कोण C के समद्विभाजक। तो एक अंतःकोण का समद्विभाजक और 2 बाह्य कोण के समद्विभाजक जहाँ पे प्रतिशत कर रहे हो क्या ये हो गया की वाला बिंदु को हम कह सकते हैं। और ये जो बाह्य केंद्र है ना, इस बाह्य केंद्र वाले बिंदु को केंद्र मानकर हम क्या बना सकते हैं? सर्किल। और ये जो आप सर्किल बनाओगे ना तो ये सर्किल इस वाली भुजा को स्पर्श करेगा और इन बाकी 2 भुजाओं को आगे बढ़ाने में स्पर्श करेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो सर्किल है ना, सर्किल इस वाले बिंदु पे स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि जहां पे भी स्पर्श करेगा वहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में 90 बनेगा। तो ये इस पे स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे बता दिया कि ये वर्टिस को यहाँ स्पर्श कर रहा है तो फिर भाई ये क्या होगा त्रिज्या, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच 90 करके बनता है और 90 हो गया तो फिर कौन समद्विभाजक होगी वो ये तो C समद्विभाजक। मतलब कि किसी कोण बिंदु पे स्पर्श करेगा, जैसे मान लो कि यहाँ पे स्पर्श करेगा, यानी कि सर्किल है, सर्किल BC भुजा को P वाले बिंदु पे स्पर्श करेगा। इस AB भुजा को आगे बढ़ाने में Q पे स्पर्श करना है और इस AC भुजा को आगे बढ़ाने में R पे स्पर्श करना है। और फिर आप जानते हैं केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है, जैसे इसको अगर आपको मिला होगा तो ये जो दिख रहा है आपको, ये सब क्या है? इस वर्ग की क्या है? त्रिज्या। ये इस वर्ग की त्रिज्या हो जाएगी जिसको हम R1 क्यों बोला? क्या आपको एक सर्किल यहाँ बनेगा तो एक सर्किल यहाँ बनेगा, फिर एक सर्किल यहाँ भी बनेगा, 3 अलग-अलग सर्किल बनेंगे जिसकी त्रिज्या R1 इसकी त्रिज्या ऐसा बाह्य वर्ग जो बनेगा वो एक ही थोड़ी होगा, अलग 3 बनेंगे। जैसे मान लो अगर मैं इस अंतःकोण का समद्विभाजक तो इन 2 बाह्य कोण के समद्विभाजक का प्रतिशत यहाँ पे करूँगा तो ये बाह्य केंद्र वाला समद्विभाजक बनेगा। अगर मैं ये वाला अंतःकोण ले लेता कि भाई इस अंतःकोण का समद्विभाजक और इन बाह्य कोण के समद्विभाजक यहाँ प्रतिशत करेंगे तो इस वाले को बाह्य केंद्र को सेंटर मान के सर्किल यहाँ बना सकते हैं, ऐसे सर्किल। छोटा सा टाइप है तो 1 या 2 सवाल होते हैं इसके क्लास में, ज़्यादा पूछता नहीं तो
पढ़ेगा उसके लिए आसान है, सिंपल बात है। हो गया ना आपको? अभी कुछ लिखा होगा बाई मतलब क्या होता है तो कुछ आपकी बात देखिए। चलो क्वेश्चन क्या आता है सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पहले बाई त्रिज्या नोट नंबर 45 में बात कर लेते हैं बाई त्रिज्या कैसे। जैसे हम बात कर लेते हैं बाई त्रिज्या निकाल। बाई त्रिज्या का मतलब क्या होता है ये जो बाई केंद्र को सेंटर मानकर आपने जो बाई वृत्त बनाया है बाई वृत्त की त्रिज्या निकालना। अगर त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप दी गई है त्रिभुज के तीनों भुजाओं के माप दी गई हो तो बाई त्रिज्या कैसे निकालना। और याद रखो पहले दोनों एक था अंतर्वर्ती त्रिज्या स्मॉल r एक था परिवर्ती त्रिज्या वैसे ये बाई वाली त्रिज्या। चलो मान लो कि मैं ये वाली भुजा जो BC भुजा है इसका माप a है, इस भुजा का माप c है, इस भुजा का माप b है और हमें बाई त्रिज्या निकालना है। और बाई त्रिज्या कौन सी ये त्रिज्या थोड़ी ये त्रिज्या होती है बाई त्रिज्या। तो बताइए e r हो गई बाई त्रिज्या, इसको हम निकालते हैं r1 बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। और एक चीज बताओ ये क्या स्पर्श रेखा है और ये जो सर्किल है सर्किल को इस AB भुजा को r पे स्पर्श कर रहा है। ये स्पर्श रेखा होगी ये त्रिज्या होगी। स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच ऐसा हम कह सकते हैं ये यहां पे स्पर्श कर रहा है इसको। तो ये क्या आ जाएगा I r t मान लो कुछ भी मान लो क्या फर्क पड़ता है। ये भी r1 होगा यहां पे लड़की और एक यहां पे ये थोड़ी होगा इससे हटके कुछ अलग होगा नहीं होगा नहीं करूंगा ये यहाँ पे स्पर्श करेगा मान लो और ये T2 मान लो T2 है और ये भी तो फिर उसके तीनों भुजाओं का माप ABC है और हमें बाई वर्ग की त्रिज्या r1 तो मैं कुछ बोलूँगा आप बता देना कि सही में चलना जो भी। तो सबसे पहले बात करेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC मतलब कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABE प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज ACE। बताओ ये सही है कि नहीं? तो क्या मैं कह सकता हूँ कि त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACE के क्षेत्रफल के बराबर है। गलत है तो इसको सही कैसे करें? माइनस करना पड़ेगा किसका क्षेत्रफल होगा BC का क्षेत्रफल ऐसे करना पड़ेगा तो एरिया ऑफ त्रिभुज BEC का क्षेत्रफल आप घटा दोगे तो सही बात। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल को मान लेते हैं डेल्टा। अब तुम बताओ त्रिभुज ABE का क्षेत्रफल तुम निकाल सकते हो ABE का क्षेत्रफल निकालना और आपके पास इस त्रिभुज के एक भुजा पता है भुजा AB भुजा का माप कितना है इसकी पता है। तो अगर एक भुजा पता है सिर्फ एक ही भुजा पता है तो उसको आधा मान सकते हैं और लगता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बड़ा तो आधा होगा। अब तुम बताओ मैं AB वाले भुजा को आधा मानूंगा तो AB भुजा को आधा मानोगे तो फिर B वाले शीर्ष से सामने वाले भुजा AB पे जो शीर्ष हम खींचेंगे उसी को चाहे मतलब ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा ये ER दिख रहा ना ये किसी AB भुजा पे आगे जाके शीर्ष बनेगा। और तीसरी बात होना पड़ेगा कि एक ही बिंदु से एक भुजा पे केवल एक ही लंब ऐसे चढ़ाई। तो इसका मतलब है ABE त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहता हूं तो कुंडला लगाएंगे एक बड़ा तो आधार गुना हो जाए और ये जो AB भुजा का माप सी रेखा इसका आधार बनूंगा और इस AB वाली भुजा पे सामने वाले शीर्ष E से खींचा गया जो शीर्ष लंब होगा उसको हो जाए वहां पर आपको इसका होगा शीर्ष लंब आगे पर इसका मान इसी प्रकार इसमें कोई बात अगर आपको त्रिभुज ACE का क्षेत्रफल निकालना है तो इस AC भुजा का माप जो B का उसको आधार मानेंगे और इस AC भुजा पे E वाले शीर्ष से खींचा गया शीर्ष लंब ये कितना ना EP R1 इसको और अगर आप BCE त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो BC भुजा का माप जो A का आधार है और इस BC भुजा पे डाला गया शीर्ष लंब R1 जो लिखा है इसको एक बटा दो गुणा C into R1 प्लस एक बटा दो गुणा B into R1 माइनस एक बटा दो A into तो हम क्या करते हैं एक बटा दो R1 को तो कॉमन ले लेते हैं और क्या बच गया B plus C minus A लिख सकते हैं ठीक है ना। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं थोड़ा देखिए
डेल्टा बराबर 1/2 R1। अब मैं इसको यहाँ ऐसा कर लेता हूँ, मैं a प्लस b प्लस c माइनस 2 लिख देता हूँ, ठीक है। और मैं थोड़ा सा एक काम करूँगा, इस 1/2 को कॉमन रख दूँ, ये वाला R1 को कॉमन लूँ। वैसे तुम्हें नोट से इसको ऐसे करना है, आपको समझ। तो इसमें 2 का अब 4 क्या रिजल्ट आएगा देखो, तो डेल्टा बराबर R1 तो है। अब बताओ ये a प्लस b प्लस c बटा 2, इसको अलग अलग कर देता हूँ आपके सामने। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस b प्लस c बटा 2 माइनस 2a बटा 2। अब बताओ डेल्टा बराबर R1, ये क्या है, वही जाओ ये। अब यहाँ से तुम R1 का फॉर्मूला निकाल सकते हो, तो यहाँ से R1 का फॉर्मूला ये निकलेगा। अगर आपको R1 निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा, डेल्टा अपॉन x माइनस c x। हालांकि कभी कोई सवाल नहीं है, कभी कोई सवाल नहीं है, कौन से बोलते हैं कोई भी त्रिभुज के बाह्य वर्ग की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपर के त्रिभुज का क्षेत्रफल, और उसमें भाग देना है अर्ध परिमाण में से भुजा ले। ए मतलब भुजा, लेकिन ये ध्यान रखना है ए भुजा कौन सी भुजा को इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया 3 सर्किल बनेगा, एक यहाँ सर्किल बनेगा, एक यहाँ सर्किल बनेगा, एक यहाँ सर्किल बनेगा, तो तीनों की त्रिज्या अलग अलग होती है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी भुजा बनाओगे, उसी से R1 R2 का बना है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा कौन सी वाली S में से एक जो भुजा घटक कौन सी होगी, जिस वाली भुजा को ये बाह्य वर्ग क्या करेगा, अगर ये सर्किल यहाँ बनता और उस सर्किल में AC वाली भुजा को स्पर्श करेगा तो वो AC बनेगा। ये एक कौन सी भुजा होगी, जिस वाली भुजा को, यानी एक साथ भुजा है, तो वो भुजा जिसको बाह्य वर्ग स्पर्श करेगा बस ऐसे बोलना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में भाग देना है अर्ध परिमाप माइनस भुजा, कौन सी भुजा, जिसको बाह्य वर्ग स्पर्श करेगा। बस से मतलब नहीं होना चाहिए, हमें लास्ट में सार से मतलब श्लोक में श्लोक में उससे मतलब होना। आपकी बात सिर्फ इतनी है कि R1 बराबर डेल्टा अपॉन s माइनस k होगा, और याद रखना है कब लगाना है, क्योंकि उसकी कोई भुजा को बात दिया गया उसके बाह्य वर्ग की त्रिज्या पूछी है, ठीक है। बोलना है डेल्टा अपॉन s माइनस k, k की अलग लगा के लिख सकते हो, एक और भुजा इसके लगा से लिख सकते हो, यह भुजा जिसको बाह्य वर्ग स्पर्श करना, वह भुजा जिसको बाह्य वर्ग स्पर्श करना। सवाल कभी आया नहीं तो शायद आपके पास एक क्वेश्चन आ जाएगा। बताओ कोई सवाल पूछे, कई बार तो हम भी क्या करते हैं, जिसके सवाल की पूछता हूँ उसके सवाल किधर उधर से करते हैं, क्लास में या मॉडल किधर से करते हैं, तो इसका तो ये है, इसका मतलब तो देखा ही ना पेपर में ना किसी इधर उधर, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। मैं फिलहाल तो ये वाला नोट नंबर 46 लास्ट टेस्ट का, इसके अलावा और मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पढ़ चुके हैं, यहाँ पढ़ चुके हो, यदि ई त्रिभुज एबीसी का बाह्य केंद्र, तो ये ई त्रिभुज एबीसी का बाह्य केंद्र है, तो आप बताओ कोण बीईसी कोण एईसी समझ गए। मतलब मान लो अगर ये ई यहाँ ना होके यहाँ होता तो एईसी, पर अगर ये ई यहाँ पे होता तो एईबी कोण बनता। अरे बात कैसे होगी, जैसे हमने पढ़ा था अलग केंद्र वाले बिंदु को मैंने कोण का मान, लंबपरी केंद्र वाले बिंदु को मैंने कोण का मान, लंब केंद्र वाले बिंदु को मैंने कोण का मान, और ऐसा बाह्य केंद्र वाले बिंदु को मैंने कोण का मान। मान लो कि त्रिभुज का बाह्य केंद्र है तो कोण कैसे बनेगा, या तो बीईसी बनेगा या एईसी बनेगा या एईबी बनेगा, और ये आप ऑलरेडी कर रहे हैं। बताओ कोण बीईसी का मान क्या होगा, कोण बीईसी का मान होगा 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। पता है ये जो ई बिंदु है, ये बी क्या है, बाह्य कोण का समविभाजक है, सी भी बाह्य कोण का समविभाजक है, और एंगल बाइसेक्टर कोण के दोनों में टोटल 7 पॉइंट पड़ते हैं, उसमें मानता है किसी भी त्रिभुज के दो बाह्य कोण के समविभाजकों से जो कोण बनता है उसको समान 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री से निकाला। तो बाह्य केंद्र में बिंदु पे अगर कोण पूछ ले तो आपको 90 डिग्री से माइनस करना है, किससे होगा अंत केंद्र वाले बिंदु से कोण पूछ ले तो प्लस करना है, किससे होगा परिकेंद्र केंद्र पूछ ले तो डबल करना, लंब केंद्र बोले तो 130 तक करना है, ऐसे है।
इससे भी लॉन्ग डिस्टेंस उदाहरण हम लोग सुबह चला पूरा एकदम से चला 300 पेज का कोई 300 वर्ड का मिनिमम जो होता है ऐसा कुछ है उस बता ऐसे ऐसे देख के लगा जीवन में कुछ वैसे तो पढ़ के महसूस हुआ कि आज ये महसूस हुआ कि टीचर बनने का जो खुशी होगी ना वो किस तरह से मिलती है पैसे के अलावा भी चीज़ होगी तो बताएं मैंने सोचा ये भी था कि मैं स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप पे डालूंगा लेकिन मुझे पता है यहाँ लोग कैसे होते हैं ठीक है यहाँ के नजरिए लोगों का कुछ अलग होता है वो भी उसको किस दिशा में लेके जा सकते हैं वो अभी बोला जिसको जैसी जरूरत होगी वो ऐसा मजा लेगा उसका वो कंडीशन होता है ठीक है मेरे भाई तो आगे चलते हैं फिलहाल एक क्वेश्चन है इसका एक बढ़िया सवाल है उसका भी क्वेश्चन नहीं है वो जो अभी बताया ना कि आई केंद्र वाले बिंदु पे पहले गुणगमान नब्बे की बस से वो आधा होता है इसका सवाल इधर नहीं है उधर समझ के एंगल बाय सेकंड के रूप में करवा एक बढ़िया सवाल है त्रिभुज एबीसी की भुजाएं 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर AB विस्तारित करने पर किसी वृत्त को P पे स्पर्श करता है और AC को विस्तारित करने पर वृत्त को Q पे स्पर्श करता है ये बात तो हुई ना जैसा मैंने भी बताया कि बाह्य वृत्त बनता है बाह्य वृत्त बनता है तो जो बाह्य वृत्त बनता है वो त्रिभुज की एक भुजा को स्पर्श करता है दो भुजा को आगे ये ऐसे हो रहा है कि त्रिभुज ABC में AB भुजा को आगे बढ़ाने पे वो किसी वृत्त को P पे स्पर्श करता है AC भुजा को आगे बढ़ाने पे वृत्त को Q पे स्पर्श करता है तो चला ये जो वृत्त है इस त्रिभुज का बाह्य वृत्त जैसे मान लो ABC की त्रिभुज ये ABC की त्रिभुज है और इस ABC त्रिभुज की AB भुजा को आगे बढ़ाए BC भुजा को आगे बढ़ाए तो एक वृत्त को P और Q पे स्पर्श करना है कि वृत्त यहाँ पर ठीक है भाई ये वृत्त इस AB भुजा को P पे स्पर्श करता है AC भुजा को Q पे स्पर्श करता है और सवाल में आपको त्रिभुज की तीन भुजा दिखती है जैसे मान लो 5 है ये 7 है और ये 6 और आपसे सवाल में पूछ क्या है एक की लंबाई है एक की लंबाई तो क्या सोच रहे हो बता सकते हैं 5 6 7 तो जुड़ गया था ये लो जी अब चलो समझ आपने बात पढ़ी थी ये बताया मैंने आपको आप मुझे बताओ ये जो AP है ना AP और ये जो AQ है इस बाह्य वृत्त की इस वृत्त की स्पर्श रेखा पर एक बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे किसी की स्पर्श रेखा को लंबा तो पहला पॉइंट तो ये आता है सवाल में निकालते हैं कि भाई ये जो AP है और ये जो AQ है आपस में बराबर दूसरी बात अगर मान लो ये वृत्त जो है ये AB भुजा को P पे AC भुजा को Q पे स्पर्श करता है तो मान लो ये BC भुजा को R पे स्पर्श करेगा आपको बताओ R पे स्पर्श करेगा ये जो BR और ये जो BP ये भी बराबर और ये जो CQ और ये CR होगा ना तो ये भी तो बाह्य बिंदु हो गया ना तो बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखा होगा एक तो BR और ये BP दोनों बराबर तो मान लो ये X है और ये भी X मान लो ये CR और CQ बराबर है तो ये Y और ये अब तक तो मुझे बात बताओ AP का मान बताओ कितना है तो हम कहेंगे सर AP का जो मान होगा 5 प्लस x चलो फिर AQ का मान बताओ कितना होगा 7 प्लस x अच्छा फिर एक लाभ दोनों को जोड़ दो 7 प्लस अब दोनों को जोड़ दो अब तुम दो AP और AP तो बराबर ही है तो जोड़ेंगे तो किसी एक का डबल कर लो AP प्लस AQ का मतलब दोनों का मान बराबर है अगर दोनों बराबर है तो या तो जोड़ने पे तो AP करना है तो AP करो और आपसे AP पूछ रहा था तो AQ आ गया तो बराबर में 5 प्लस 7 प्लस x प्लस अब ध्यान से एक बार देखो x प्लस y तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा AQ का जो वैल्यू आएगा ना AQ का जो वैल्यू आएगा वो 5 प्लस 6 प्लस 7 बटा 2 आता है आप चाहो तो इसको परिमाप का आधा कह दो या इसको एक लॉजिक हो गया एक शॉर्ट लॉजिक हो गया ये सवाल मुझे याद रहेगा और इस सवाल में खास बात यह है कि अगर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान दिया गया और फिर आपसे इस तरह का सवाल बोला जाए AP या
एक टू में से किसी का मान पूछे, अगर एक टू या एक टू में से किसी का मान पूछे तो ध्यान रखिएगा उसका मान पूछ परिमाण का आधा या आप बोल सकते हैं आधे परिमाण का बोलो क्या आंसर हो जाएगा तो इधर निकालो बावजूद परिमाण में घन शक्ति इस और दो चीज आपको याद रखना है सवाल हो गया ना वो सेंटर कंप्लीट हो गया तो त्रिभुज के सेंटर सारे कंप्लीट हो गए। आगे चल लेते हैं नोट नंबर 47 किसी त्रिभुज में शीर्ष लंब और परिपृष्ठ के बीच वाले कोण का मान क्या होता है। देखो ये क्या संबंध दे रखा है कि ये चित्र में और ये चित्र में ABC त्रिभुज है, त्रिभुज ABC है, ये जो AD है ना AD बताइए जो A कोण है कर्म से शीर्ष लंब और परिपृष्ठ और आप ये कह सकते हो कि AD क्या है शीर्ष लंब है और ये O क्या है परिकेंद्र है, तो ये हो क्या होगी परिपृष्ठ। अगर कोण B का मान अल्फा है, कोण C का मान बीटा है, मतलब कोण DAO का मान क्या होगा और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आपको पता है। आप कहेंगे कि DAO का जो मान होगा वो कोण B माइनस कोण C को वही नोट हम पहले कर चुके हैं तो सवाल आ गया बस इतने सारे बच्चे बताते थे आप थोड़ा बहुत आगे चल जाएगा ये ऑलरेडी करवा दिया वहां बकायदा लिखवाया भी था बेटा इसी भाषा में कि भाई शीर्ष लंब और परिपृष्ठ के बीच बने कोण का मान शेष अन्य दो कोण के अंतर के बराबर होता है। एक और लिखवाया था बेटे शीर्ष लंब और कोण समद्विभाजक के बीच जो कोण बनता है वो शेष अन्य दो कोण के अंतर का चलो भाई ठीक है एक पॉइंट होगा अब जब मुझे द पॉइंट है देखो एक सवाल है मिक्स और एक सवाल है बीम सेंटर की बात करें तो जैसे यदि OIC त्रिभुज XYZ की कर्म से लंब केंद्र अंतर केंद्र परिकेंद्र है लेकिन XOZ 2.5 गुना है कोण XCZ का मतलब XIZ का मान तो ये सवाल डायग्राम कर लिया इमेजेस करना पड़ेगा। जैसे पहले तो हम ये मान लेते हैं कि मान लो एक त्रिभुज मान लो एक त्रिभुज है और त्रिभुज का नाम है XYZ यहाँ पे X लेंगे यहाँ पे Y यहाँ पे अब इसके बाद बोलिए कि भाई ये जो O है ना इस त्रिभुज का लंब केंद्र है O जो है वो इस त्रिभुज का मतलब शीर्ष लंब का प्रतिशत बिंदु O लंब केंद्र पहले भी O आएगा I क्या है C क्या है फिर इससे बोला है कि XOZ कोण XOZ समझ लो जैसे मान लो कि O क्या है लंब केंद्र है तो यहाँ पे O मान लो तो फिर आप जानते हैं XOZ होगा तो लंब केंद्र वाले बिंदु पे बने कोण का मान अगर O लंब केंद्र है ये लंब केंद्र वाले बिंदु पे कोण बनता है तो अच्छे से याद हो हमें क्या बनता है कि लंब केंद्र वाले बिंदु पे जो कोण बनता है वो 180 डिग्री माइनस 30 का कोण कौन सा होगा अच्छा इधर आओ C क्या है C परिकेंद्र है तो आप तो XCZ मतलब C यहाँ पे परिकेंद्र हो तो फिर ये XCZ जो बनेगा ये परिकेंद्र वाले बिंदु पे कोण बनेगा और परिकेंद्र वाले बिंदु पे बने कोण का मान 30 से कोण बदल है तीसरा कोण कौन सा है Y फिर I पे तो फिर तीसरा XIZ तो आप बताइए अंतर केंद्र वाले बिंदु पे बने कोण का मान है जिसका मान 90 डिग्री प्लस 30 से होगा और इसमें भी X और Z उसमें भी XZ इसमें भी XZ है तो हर बार तीसरा कोण कौन सा है राइट तीन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ेगा लंब केंद्र वाले बिंदु पे बने कोण का मान 180 डिग्री माइनस 30 का कोण परिकेंद्र पे बने कोण का मान 30 से कोण डबल और अंतर केंद्र वाले बिंदु पे बने कोण का मान 30 से कोण है तो काम कर दो 30 से कोण को ठीक है ये y भी रखना तो दिक्कत नहीं लेकिन नाम नहीं y तो चलो तीसरे कोण को हमने थीटा मान लिया अब तो बताओ XOZ जहां पे O क्या है लंब केंद्र है इस कोण XOZ का जो मान है इसने दिया ना XOZ बराबर है 2.5 मल्टीप्लाई किसका XCZ का और आपसे पूछ क्या रहा है कोण XI का मान O क्या है लंब केंद्र वाले बिंदु पे बने कोण का मान 180 डिग्री माइनस 30 का होगा
बराबर 2.5 इंटू सी क्या है, सी पहले सी क्या है, परिकेंद्र में कोण बनता है तीसरे कोण का डबल होता है तो यहाँ पे 2 थीटा। अब फिर आई क्या है, अंतःकेंद्र में बिंदु पे कोण बनता है तो 90 डिग्री प्लस तीसरे कोण का आधा होगा, यहाँ से थीटा का बताओ, ढाई का डबल 5 में कोण जुड़ेगा 6 थीटा बराबर 180 तो थीटा बराबर 30 डिग्री और फिर 30 से आधा तो 90 प्लस 30 का आधा 15 से जुड़ेगा। इसमें 30 30 के 60 होगा उसको गलती में स्टूडेंट में काम करते हैं इसमें क्या है सेंटर का आखिरी पॉइंट है नॉट नंबर 50 इसी त्रिभुज में 6 लंब है, इसी त्रिभुज में 6 लंब है ये गलत ओके हो गया होगा तो लिखा ही नहीं होगा, लिख लो नॉट नंबर 48 का सेंटर लिख लो किसी त्रिभुज में केंद्रक किसी त्रिभुज में केंद्रक लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच किसी त्रिभुज में केंद्रक लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी को लंब केंद्र तथा परिकेंद्र के बीच की दूरी को हमेशा 2:1 में विभाजित करता है। 2:1 वही जो पहले पढ़ा हुआ ठीक है। किसी त्रिभुज में जो केंद्रक होता है वो लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको 2:1 मतलब क्या समझा रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ जैसे मान लो कोई भी ट्रायंगल होता है, जैसे मान लो कोई भी ट्रायंगल एबीसी, तो इस एबीसी ट्रायंगल का एक लंब केंद्र होगा, एक परिकेंद्र होगा, एक केंद्रक होगा, एक अवतल केंद्र होगा, एक बाह्य केंद्र, 5 सेंटर होते हैं। अब फिलहाल हम बात कर रहे हैं लंब केंद्र, परिकेंद्र और केंद्र। मान लो एक बात के लिए मान लो कि यहाँ पे क्या बन रहा है, परिकेंद्र बन रहा है। परिकेंद्र वैसे ऑर्थो सेंटर बोलते हैं तो वो बोलते हैं ओके। मान लो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे लंब केंद्र बन रहा है, परिकेंद्र को सर्कल सेंटर बोलता है तो इसको हम और लंब केंद्र होता है उसको ऑर्थो सेंटर बोलता है, तो यहाँ पे लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर। अब ये लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी होगी वाले त्रिभुज का ये कि परिकेंद्र है सर्कल सेंटर और ये लंब केंद्र ऑर्थो सेंटर है। तो जो केंद्र होगा ना केंद्र, वो केंद्र हमेशा परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच की दूरी होती है उसको हमेशा 2:1 में विभाजित करेगा। तो यहाँ पे आएगा BOD सिंपल ऐसा होता है सर।
अब इसको अगर किसको समझना हो कैसे कैसे होता है तो देखो वैसे समझाना तो मुश्किल काम है, बट एक तरीके से हम समझा सकते। अगर एक तरीके से समझना चाहे तो हम उदाहरण ले सकते हैं एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज होता है, देखो ध्यान से सुनना पड़ेगा, आगे भी काम आ जाएगा। तो जैसे एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है भाई, तो एक समकोण त्रिभुज एबीसी है और इसमें बी वाला कोण 90 डिग्री है, तो ये समकोण हो गया। सही बात है। अब तुम्हें बताया कि लंब केंद्र क्या होता है, शीर्ष लंब का प्रतिशत बिंदु लंब केंद्र होता है। तो आप पहले काम करें समकोण त्रिभुज का हम डिसाइड करते हैं लंब केंद्र कहाँ है। तो तुम बताओ बीसी वाली भुजा का शीर्ष लंब कौन सा है? एबी है, और एबी का शीर्ष लंब, तो ये एबी और बीसी जो भुजा है वो एक दूसरे में शीर्ष लंब है। तो ये दोनों शीर्ष लंब कहाँ प्रतिशत कर रहे हैं? बी वाले बिंदु पे प्रतिशत कर रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा बी वाला जो बिंदु होगा वो समकोण त्रिभुज का ये फिक्स होता है। कोई भी समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र बनता है वो समकोण ही शीर्ष पे बनता है, यानी जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है उस वाले शीर्ष पे बनता है। ओके, मतलब आप खुद देखिएगा बी से भुजा का शीर्ष लंब ए बी भुजा का शीर्ष लंब, ये ए बी बी से दो शीर्ष लंब हो गए एक दूसरे में प्रतिशत। अब ये लंब केंद्र हो गया। हम मुझे इसका परिकेंद्र डिसाइड करना है। तो परिकेंद्र कैसे बनता है पहले बताओ। ऐसी सरल रेखा है जो भुजा को दो बराबर भागों में और 90 डिग्री पर प्रतिशत है। अब तुम बताओ ये स्ट्रेट भुजा एकदम स्ट्रेट है भुजा, ये दोनों स्ट्रेट भुजा है तो इनको डिवाइड करने का भी स्ट्रेट ही है। मतलब तुम चाहते हो कि इस भुजा को दो बराबर भागों में और 90 डिग्री प्रतिशत करने वाले सरल रेखा एकदम दो बराबर भाग हो और ये 90 डिग्री एकदम क्लोज करो एकदम लंबवत। और इन इस भुजा को दो बराबर भागों में डिवाइड करने वाली जो सरल रेखा होगी तो ये होगी समान। अब ये क्या है, दो ऐसी सरल रेखा है जो भुजा को 90 डिग्री और दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो ये आगे जाके प्रतिशत करेगी तो करण पे करेगी, करण पे यहाँ करेगी, यहाँ बनता है इसका समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र बनता है वो हमेशा करण वाले भुजा में। तो ये इसका परिकेंद्र बनेगा जिसको हम मान लो वो बोल दूंगा, वो परिकेंद्र है। ओके ना, आगे पढ़ेंगे सब। ये पूछा भी जाता है समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र कहाँ बनता है, तो जवाब होता है कर्ण वाली भुजा पर बनता है। तो उनकी जवाब ये होना चाहिए कर्ण वाली भुजा का मध्य बिंदु होता है। तो एक बात बताओ ये वो क्या है, प्लस समकोण त्रिभुज का जो परिकेंद्र होता है वो कर्ण वाली भुजा पर बनता है, इसका समझ में आता है। अब तुम बताओ कर्ण वाली भुजा का जो परिकेंद्र बनेगा तो इस परिकेंद्र वाले बिंदु को सेंटर मान के आप सर्किल बनाओ। तो मैंने क्या बताया था OA OC वाली क्या होती है परित्रिज्या होती है। तो मतलब एक बात बताओ ये OA परित्रिज्या होगी, OC भी, और ये OB जो होगा ना OB ये भी परित्रिज्या होगी। ये तीनों बराबर होंगे सर्किल बनेगा तो तीनों बराबर। अब बताओ अगर OA OC बराबर है तो फिर O बिंदु होकर का मतलब ये पॉइंट हो गया समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र करण के मध्य बिंदु का होगा। ऑप्शन जवाब ये परिकेंद्र हो गया, ये लंब केंद्र हो गया, और ये O जो है ये AC भुजा का मध्य बिंदु है। तो क्या मैं कह सकता हूँ बीओ माध्यिका, बीओ माध्यिका भाई किसी भुजा का मध्य बिंदु माध्यिका नहीं होता है। अगर ये O AC भुजा का मध्य बिंदु है तो बीओ क्या होगी माध्यिका। अब तुम बताओ अगर बीओ माध्यिका होगी तो केंद्र क्या करता है, माध्यिका को 2:1 विभाजित करता है। तो केंद्र कहाँ आएगा, तो केंद्र यहाँ आएगा, यहाँ पे जी केंद्र होगा और ये 2:1 विभाजित करेगा। तो ये चीज हम लोग डिस्कशन। अब ये देखो कि यहाँ पे ये लंब केंद्र हो गया, ये केंद्र लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी को 2:1 में विभाजित करेगा। यहाँ पे ध्यान रखना 2 वाला भाग कौन सा होता है, शीर्ष वाला भाग है। कि लंब केंद्र और केंद्र के बीच की दूरी 2 होती है और परिकेंद्र और केंद्र के बीच की दूरी 1 है। ऐसा किसी को अगर बनाना सीख लेना, इसको तो हटा देना कोई जरूरत नहीं, या इसको भी बनाना तो नहीं देखेंगे। आप एक सीधी लाइन में खींचेंगे। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि मैं मान लो यहाँ पे क्या है, या मान लो कि लंब केंद्र है मतलब और कुछ है, ये लंब, यहाँ क्या है सरकम सेक्टर मतलब, और यहाँ को रहेगा जी केंद्र रहेगा, और ये जो केंद्र जी है ये लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी को 2:1 में विभाजित करेगा। तो देखो ये लाइन डालो,
ये तो आगे बता देगा आपको। इसकी किसी की लाइन दी ना बाकी को हम टाइप बता दो बता दो ये इसलिए तो पूछ रहा था नीचे में बनाना बस एक शब्द के नीचे जो खाली खाली जगह पर दिए हुए हैं खाली खाली पड़ी हुई है इसमें मत लीजिए ना गलती से वो तो चाहे उसमें फिर उसकी समझता है